हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है बलविंदर सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल जो कि एक प्रकार से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी झलक देता है हमें। जैसे किसी भी बुक के स्टार्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि किसी बुक के स्टार्ट में हमें एक विषय सूची देखने को मिलती है। उस विषय सूची के बारे में उस पर्टिकुलर बुक के संबंध में लिखा रहता है कि इस बुक में कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है और उनको क्यों शामिल किया गया है। राइट। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारा ये प्रेम्बल है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में दिया रहता है, बिल्कुल उसे विषय सूची की तरह हमें देखने को मिलता है। इस प्रेम्बल में उन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में जो उसके मुख्य जो उसके प्रिंसिपल हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके आइडियल्स हैं, उनको दे रखा है। उनको पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार के प्रोविजन कर रहा है। राइट। तो प्रेम्बल एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में देखने को मिलता है, जिससे हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो मेन प्रिंसिपल हैं, उसके आइडियल्स हैं और साथ ही साथ उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। राइट। कुछ विद्वान इसको एक मिरर की तरह कहते हैं कि ये एक मिरर है। जिस प्रकार हम मिरर में देख के हम अपनी बॉडी का पूरी तरह से एक झलक देखने को मिलती है, उसी प्रकार से प्रेम्बल को देखने से हमें पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक झलक देखने को मिल जाती है। राइट। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि ये प्रेम्बल क्या चीज है। मान लीजिए ये एक हाउस है। इस हाउस में ये एक आपको खिड़की नजर आ रही है, ये खिड़की है एक। तो इस खिड़की के थ्रू देख के आप ये बता सकते हो कि इस हाउस का स्ट्रक्चर क्या है, इस हाउस में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या सामान हाउस में पड़ा हुआ है इसमें। तो बिल्कुल उसी प्रकार जो हमारा ये प्रेम्बल है, हम इस प्रेम्बल को देख के ये बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन कर रखे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, लोगों को किस प्रकार से उनको राइट्स दिए जाएंगे, उनकी क्या लिबर्टी रहेगी, जस्टिस कैसा रहेगा भारत में, और जो भारत का स्टेट है, जो भारतीय स्टेट है, देश है बाहर, तो उसका क्या नेचर रहेगा, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इस प्रकार का जो प्रोविजन है वो प्रेम्बल से हमें देखने को मिलता है। हमें पूरी तरह से एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो हमें प्रेम्बल से हो जाती है। राइट। तो अमेरिका पहला देश था जिसने कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को शामिल किया। जैसे भारत में जो हमें ये पहली लाइन दिखाई देती है प्रेम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी रहती है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो भारतीय जो फाउंडिंग फादर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, जो उनको ये कंसेप्ट था जो प्रेम्बल का, ये उनको अच्छा लगा और उन्होंने प्रेम्बल को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। राइट। तो उसके बाद फिर अन्य जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, जो अन्य रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बने, उन सभी ने प्रेम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। राइट। तो इसके अलावा बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि ये प्रेम्बल है, प्रेम्बल एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड है। ये जिस प्रकार आइडेंटिटी कार्ड किसी भी व्यक्ति के संबंध में हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता है, बिल्कुल उसी प्रकार जो हमारा प्रेम्बल है, प्रेम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता है और इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। राइट। क्योंकि जो आत्मा है, जो फिलॉसफी है, वो हमें जो एसेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें प्रेम्बल से देखने को मिल जाता है। राइट। तो आप पहले इसको पढ़ के देखिए प्रेम्बल को, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस प्रकार का होगा और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से जो मुख्य प्रोविजन हैं वो देखने को मिलेंगे। राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। पहले जो ये वर्ड देखने को हमें मिलते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इससे हमें पता चलता है कि भारत किस प्रकार का कंट्री होगा। यहाँ पर नेचर ऑफ स्टेट के बारे में हमें देखने को मिलता है
उसके बाद लिखा हुआ है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर किया जाएगा भारतीय नागरिकों के लिए? जस्टिस, जस्टिस किस प्रकार का? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और लिबर्टी किस प्रकार की होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इसके साथ साथ जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को किस नज़र में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इसके साथ ही फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इसमें पहले तो लिबर्टी के बारे में लिखा गया है, फिर उसके बाद इक्वालिटी के बारे में लिखा गया है, उसके बाद फ्रेटर्निटी, जो भारत में भाईचारे की भावना को उसको प्रमोट करने के लिए उसको बढ़ावा दिया गया है। और साथ ही साथ किस प्रकार का जो बढ़ावा दिया जाएगा, जो भाईचारे का बढ़ावा किस प्रकार दिया जाएगा, वो साथ ही साथ इस प्रकार का दिया जाएगा कि जिससे कि जो इंडिविजुअल होगा उसके मान सम्मान में बढ़ावा हो, उसको प्रमोट किया जाए, और साथ ही साथ जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू हियर बी अडॉप्ट इनैक्ट एंड टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये वर्ड हैं, ये जो वर्ड हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव आवरसेल्व्स, इनका बहुत ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलता है। अडॉप्ट का मतलब यहाँ पे ये किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है उसको भारत के लोग अडॉप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ इनैक्ट, जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए जाएंगे उनको वो स्वीकार करते हैं और अपने ऊपर उनको लागू करते हैं। साथ ही साथ एंड टू गिव टू दी आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ ये हुआ है कि भारतीय लोग जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आगे आत्मसमर्पण करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता को मानते हैं, उसकी सुपरमेसी को वो मानते हैं, राइट। अब देखेंगे प्रियम्बल के जो मेन क्या क्या चीज़ें हमें से देखने को मिलती हैं। पहले जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रोविजन हमने यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से अडॉप्ट किया है। वहाँ पे लिखा रहता था वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर थे उनको ये प्रोविजन अच्छे लगे और उन्होंने प्रियम्बल को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। तो इसका अर्थ ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ ये है कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और या उसकी पावर या उसकी अथॉरिटी का सोर्स कौन होंगे? वो होंगे भारत के नागरिक, क्योंकि भारत के नागरिकों के बिहाफ पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको भी भारतीय लोगों के द्वारा उसको बनाया गया है, चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से उसको बनाया गया हो, परंतु वो भारतीय लोगों को ही रिप्रेजेंट करने वाली थी। इसके साथ ही साथ जब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन होती है 1952 में, वो सभी मेंबर भारतीय लोगों के द्वारा इलेक्ट कर लिए जाते हैं लोकसभा की इलेक्शन में, फर्स्ट लोकसभा की इलेक्शन में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भारत के लोगों के द्वारा सीधे रूप से उनको मान लिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, राइट। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मेनली जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे आधारित है। आपको सभी को पता होगा कि 22 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक ड्राफ्ट पेश किया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा। और उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें यह किया गया था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भारत का किस प्रकार की वो पॉलिटिकल सिस्टम का यहाँ पे निर्माण करेगा, किस प्रकार के राइट्स लिबर्टी लोगों को मिलेगी, राइट।
तो इसमें यही प्रोविज़न किया गया था कि भारत एक संघ होगा और इसमें राज्यों का संघ होगा, जिसमें अन्य क्षेत्र भी जो इसमें शामिल होना चाहेंगे उनको पूरी आज़ादी रहेगी। और साथ ही साथ जो हम यहाँ की मिनॉरिटी कम्युनिटी है और इसके साथ ही जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके जो इंटरेस्ट होंगे उनको सेफ गार्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और इस प्रकार का नेशन होगा। तो ये इस प्रकार के जो बेस था, आप कह सकते हो कि प्रेम्बल का बेस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, राइट। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ स्टेट। जैसे कि हमें जो हमारा प्रेम्बल है उसको पढ़ने से जो मुख्य वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, अब हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सॉवरन, सॉवरन का अर्थ ये है कि भारत पूरी तरह इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी अन्य देश का इसके ऊपर कोई भी प्रभुत्व नहीं है, राइट। यहाँ पे सॉवरेंटी भी हमें दो तरह की देखने को मिलती है, एक हमें देखने को मिलती है एक्सटर्नल, दूसरी देखने को मिलती है इंटरनल सॉवरेनिटी। जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है उसका ये अर्थ है कि भारत किसी अन्य देश के साथ किसी प्रकार की कूटनीतिक नीति बनाना चाहता है, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, किसी ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, तो ये उसकी पूर्ण इच्छा होगी, वो अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार के कूटनीतिक संबंध बना सकता है, चाहे वो अन्य देश के साथ हो चाहे किसी ग्रुप के साथ हो, राइट। किसी अन्य देश का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, राइट। इसके साथ हम देखेंगे इंटरनल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी का अर्थ ये है कि भारत अपनी टेरिटरी के संबंध में किसी प्रकार का लॉ पास कर सकता है और किसी अन्य देश का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु आप देखोगे कि जब पिछले साल जब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको एब्रोगेट किया जाता है आर्टिकल 35A को, तो पाकिस्तान के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है कि भारत जो कश्मीर के साथ कर रहा है वो ऐसा नहीं कर सकता। परंतु भारत ने कहा कि हम एज अ सॉवरेन कंट्री होने के नाते अपने टेरिटरी के संबंध में कोई भी लॉ पास कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार सॉवरेन कंट्री होने के नाते भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को दे भी सकता है और किसी दूसरे देश से कुछ क्षेत्र ले भी सकता है, राइट। तो इस प्रकार भारत हमें एक सॉवरेन कंट्री देखने को मिलता है। अगला जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड है जो इसका अर्थ ये है कि जो समाज में जो रिसोर्सेज होंगे, आर्थिक संसाधन होंगे, उन पे सभी पूरी जनता के हाथ में होंगे, वो ना कि किसी इंडिविजुअल के हाथ में। और जो अमीर और गरीब के बीच जो इनक्वालिटी पाई जाती है वेल्थ को लेके, वो कम से कम होगी। हर एक नागरिक को जो अपॉर्चुनिटी है अपनी उपजीविका कमाने के लिए वो उसको प्रोवाइड की जाएगी, मुहैया कराई जाएगी, राइट। बहुत सारे विद्वान इसको मार्क्सवादी सोशलिज्म सबसे पहले हमें देखने को मिली थी। मार्क्सवाद, समाजवाद बेसिकली मार्क्सवाद से रिलेटेड है। मार्क्स 19वीं सदी की एक ऐसी विचारधारा थी जिसने कि मजदूरों के उद्धार के लिए अपनी आवाज़ उठाई और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसके विरुद्ध उन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो संसाधन होंगे वो स्टेट के अंदर होंगे और स्टेट का ये कर्तव्य होगा कि वो सभी संसाधनों को लोगों में इक्वल डिवाइड करे, राइट। कोई अमीर और गरीब का किसी प्रकार का कोई अंतर ना हो, राइट। और परंतु भारत का जो सोशलिज्म यहाँ पर है, जो सोशलिस्ट यहाँ पे फिलॉसफी जो हमने अडॉप्ट कर रखी है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को किस प्रकार अपनाया है? हमने बेसिकली एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इस प्रकार की प्रोविजन कर रखा है कि यहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने के संबंध में यदि किसी प्रकार के कुछ सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर को देना भी पड़ा, तो निजी क्षेत्र को देना भी पड़ा, तो वो स्टेट कर सकती है। तो इस प्रकार भारत में हमें सार्वजनिक क्षेत्र भी देखने को मिलता है और जो निजी क्षेत्र है वो भी देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार बेसिकली स्टार्ट में इनिशियल टाइम में प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, परंतु जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1976 को 1976 को, उसमें सोशलिस्ट वर्ड को शामिल कर लिया जाता है, राइट। अगला जो वर्ड देखने को मिलता है सेकुलर। सेकुलर भी जो वर्ड है ये भी 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसके थ्रू ही इसको अडॉप्ट किया गया था, इस वर्ड को प्रीएम्बल में।
सोशल जो सेकुलर वर्ड है, सेकुलर वर्ड मेनली इसका अर्थ ये है कि राज्य का कोई अपना खुद का धर्म नहीं होगा। राज्य हर एक जो नागरिक होगा धर्म के आधार पे उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। राइट, जो आर्टिकल 25 से लेके 28 और इसके अलावा आर्टिकल 14 से लेके 16 तक जो सेकुलर होने का जो प्रमाण है वो हमें यहां से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उनसे पहले कोई प्रोविजन नहीं थे, परंतु जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसमें सेकुलर वर्ड को बेसिकली इम्फेसाइज कर दिया जाता है। उससे पहले भी जो प्रोविजन कर रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है था आर्टिकल 25 से 28 और 14 से लेकर 16। 25 से लेकर 28 के बीच जो भारतीय नागरिक हैं उनको रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। उसके साथ जो आर्टिकल 14 से 16 है इसके बीच मुख्य रूप से ये लिखा गया है कि हर एक नागरिक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। लॉ किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और हर एक नागरिक को जो अवसर होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, उसका उनको इक्वलिटी दी जाएगी अपॉर्चुनिटी में उनको। राइट, अगला जो वर्ड हमें देखने को मिलता है रिपब्लिक। परंतु जो मैं सेकुलर वर्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि सेकुलर जैसे आप भारत का नेबर कंट्री देखो, पाकिस्तान देखो, म्यांमार देखो या श्रीलंका देखो, वहां पर स्टेट का जो पर्टिकुलर रिलीजन है कोई ना कोई, परंतु भारत में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। अगला वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ ये है कि जो यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, जो राज्य के मुखी होंगे, राष्ट्रपति, वो कोई राजा या महारानी नहीं होंगे, वो लोगों के द्वारा चुने हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। भारत में भी इसी प्रकार का प्रोविजन कर रखा है कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली रूप से चुने गए हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हो गए या फिर पार्लियामेंट्रेरियन हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा राष्ट्रपति की इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है। परंतु बेसिकली यदि देखें तो वो भारत की जो समूची जनता है उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। राइट, भारत में किसी भी राजा या रानी का राज नहीं है, जैसे कि इंग्लैंड में हमें देखने को मिलता है। अगला वर्ड हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है, डेमोक्रेटिक का अर्थ है कि दो वर्ड से लिया गया है डेमोक्रेसी, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का अर्थ है लोग और क्रेसी का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। बेसिकली ये वर्ड जो डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है ये वर्ड। राइट, डेमोक्रेसी भी का मेनली आप स्पष्ट शब्दों में आप देखोगे तो लोगों का शासन कहा गया है कि जो शासन है वो लोगों के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके द्वारा चलाया जाएगा। भारत में दो तरह की डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद इलेक्शन में वोटिंग करते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन में लोग खुद वोटिंग ना करके जो उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा वोटिंग की जाती है। राइट, आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। जो पहले पांच वर्ड देखने को मिलते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये पांच वर्ड हमें जो भारत किस प्रकार का देश होगा उसके बारे में बताते हैं। और जो अगले वर्ड हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इससे हमें पता चलता है कि स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेट क्या किस प्रकार से भारत में लोगों को किस प्रकार की लिबर्टी देना चाहता है, जस्टिस किस प्रकार का देना चाहता है, उसके बारे में लिखा गया है ऑब्जेक्टिव के बारे में। राइट, जस्टिस का अर्थ है कि समाज में हर एक व्यक्ति को उसका शेयर मिले, हर एक व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और प्रेम्बल किस प्रकार का जस्टिस देने की बात करता है, प्रेम्बल कहता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस किस प्रकार का होना चाहिए, समाज में बहुत जाति, धर्मों, परंपराओं को मानने वाले लोग रह रहे हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पे। राइट, चाहे आप कहो कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए समाज में। राइट, ये हुआ सोशल जस्टिस। इसके साथ देखेंगे इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का अर्थ ये है कि समाज में हर एक व्यक्ति को अपनी उपजीविका कमाने के
उनको संसाधन मिले, और जो अमीर और गरीब हैं, जो इनक्वालिटी है वो कम से कम हो। परंतु भारत में अभी तक जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि वो स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि आप देखो कि देश का जो धन है 90% धन 10% लोगों के हाथों में है। तो इस प्रकार भारत में जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ। पॉलिटिकल जस्टिस का अर्थ ये है कि लोगों को वोटिंग का राइट मिले, उनको इलेक्शन को कंटेस्ट करने का राइट हो, वो किसी भी उच्च सरकारी पदवी पे पहुंच सके, और इसके आधार पे साथ ही साथ उनमें किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। इससे अलावा जो अगला वर्ड हम देखेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये वर्ड हमें 3 वर्ड मुख्य रूप से फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके हमने ये 3 वर्ड हमारे प्रेम्बल में शामिल किए हैं, राइट। लिबर्टी का अर्थ है कि भारतीय नागरिकों को फ्रीडम हो। फ्रीडम किस प्रकार की हो, वो किस प्रकार की फ्रीडम देने की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। उनको किसी भी धर्म को अपनाने की, कहीं भी घूमने की, कोई भी बिजनेस करने की, और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, और इसके साथ ही साथ जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 वो भी दे रखा है, जीवन का अधिकार। तो बेसिकली भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच हमें जो लिबर्टी है उसका प्रोविजन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कर रखा है, राइट टू फ्रीडम में। इसके अलावा अगला वर्ड देखने को मिलता है इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि भारतीय नागरिकों को में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने से वर्जित किया गया है स्टेट को, और राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सभी व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसके साथ ही साथ अनटचेबिलिटी को भी यहाँ पे बैन किया गया है कि अनटचेबिलिटी को नहीं किया जाएगा, उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि भारत में लंबे समय से अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो चला आ रहा था, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी प्रोविज़न किया गया है। इसके साथ ही साथ लंबे समय से अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो उनके चापलूस हुआ करते थे, उनको अलग अलग तरह के बेसिकली जो चापलूस हुआ करते थे उनको ये टाइटल दिया जाया करते थे, जैसे सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, जिमीदार की उपाधि। इस प्रकार के उपाधियां ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा दी जाती थी भारतीयों को अपने उनका फेवर गेन करने के लिए। इस प्रकार के टाइटल उनको दिए जाते थे, परंतु इस प्रकार के जो टाइटल हैं उनको वर्जित कर दिया जाता है आर्टिकल 18 के द्वारा, राइट, ताकि समाज में इक्वलिटी स्थापित हो। अगला वर्ड हमें देखने को मिलता है फ्रेटर्निटी का अर्थ है भाईचारा। भारतीय नागरिकों में भाईचारे की भावना बढ़े, इसके लिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी प्रोविजन किया गया है कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो भारतीय नागरिकों के बीच जो भाईचारे की भावना है उसको प्रमोट करे। इसके साथ ही साथ ये भी आर्टिकल 1 में ये प्रोविजन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ कैसे होगा कि जिसमें कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई राइट नहीं है, राइट, वो संघ के अंदर ही रहेंगे और उनको किसी प्रकार से राज्य से अलग होने का कोई राइट नहीं है। ये भी भाईचारे की जो देश की एकता है उसको प्रमोट करता है। इसके साथ ही साथ जो सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, उससे भी भारत में जो भाईचारा है और जो हम पूरे देश को एक होने की भावना क्रिएट करता है सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, परंपराओं के लोग हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट है वो भारतीय लोगों को बांध के रखता है, राइट। और अगला जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल से अगला जो प्रोविजन हमें देखने को मिलता है, इससे पता चलती है डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949, जिस दिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके तैयार हो जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया है 26 नवंबर 1949, राइट।
अब देखेंगे कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या ये इसमें क्या इसमें संसद के द्वारा कोई अमेंडमेंट की जा सकती है। सबसे पहले 1960 में इस संबंध में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, 1960 में बेरुवारी का केस, राइट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और जो संसद है वो इसमें किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। परंतु जब 1973 का अगला जो केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, केशवानंद भारती केस 1973, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट निकल के आता है। उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसमें प्रेम्बल में वो किसी प्रकार का संशोधन करना चाहती है तो उसको पूरा राइट है। परंतु उनके एक यहाँ पे ये शर्त रख दी, उन्होंने ये कंडीशन रख दी यहाँ पे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रेम्बल का, आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद जब 1976 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जिसके द्वारा 3 वर्ड को शामिल किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पहला वर्ड हमें देखने को मिलता है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को शामिल किया जाता है 1976 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। उसको सुप्रीम कोर्ट वैलिड मानता है क्योंकि इसके द्वारा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्रेम्बल का उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, बल्कि इसमें 3 वर्ड को और ऐड कर लिया गया था, राइट। तो इस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में ये कहा कि जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जो पार्लियामेंट है उसको पूरा राइट है कि आप इसको अमेंड कर सकते हो, बेशर्ते आप यहाँ इसमें जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार की अब छेड़छाड़ ना करो। उम्मीद करता हूँ लेसन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। आप सभी का धन्यवाद।